अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे जिसमें रीजनिंग और नॉन रीजनिंग बोथ थे। इस वीडियो में हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन इन फाइलम मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मौजूद हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने सिंपली कुछ पॉइंट्स में बताने हैं और वो इनफ है। तो मोलस्का के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है, mollusks are soft-bodied animals and most have external and some have internal shell। मतलब कि इनके अंदर क्या मौजूद होती है, इनके अंदर शेल मौजूद होती है। और अब शेल जो होती है वो एक्सटर्नली भी मौजूद हो सकती है, वो इंटरनली मतलब के अंदर भी मौजूद हो सकती है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ऑल द molluscans आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट bilaterally symmetrical animals with organ system grade of body organization। यानी कि क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इनके अंदर 3 लेयर्स हैं, सीलोमेट हैं यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है मतलब कि हाफ जो है इजीली डिवाइड हो सकते हैं, विद ऑर्गन सिस्टम, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। आपको पता है सेल सेल से सेल मिलती है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलते हैं ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इनके अंदर क्या मौजूद है, इनके अंदर डायरेक्ट ऑर्गन सिस्टम की जो है ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, दे आर मोस्टली अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड है मतलब के अंदर सेगमेंटेशन मौजूद नहीं होती, सेगमेंटेशन मौजूद नहीं है इनके अंदर। तो जो है इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की जो है पार्टीशंस वगैरह नहीं मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल इज अ स्ट्रेट और कॉइल ट्यूब विद अ माउथ एंड एनस एट ऑपोजिट एंड। यानी कि इनके पास जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स इनके अंदर माउथ और एनस सेपरेटली ऑपोजिट एंड्स पर मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड। यानी कि एक्सक्रीटरी जो लिक्विड हमारी बॉडी इनटेक कर रही है, जो मॉलिस्का की जैसी हमारी तरह मोलस्का में भी इसी तरह है कि जब वो लिक्विड इनटेक करता है तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो है पूरा जो है उसका सिस्टम चलता है, वो मौजूद होता है। और जस्ट लाइक अस नर्वस सिस्टम भी मौजूद है, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स वगैरह मौजूद है, जिस तरह से वो ऑर्गन्स के थ्रू नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। Next point we have, respiration takes place by gills in aquatic form and by rudimentary lungs in terrestrial form। यानी कि ये जो होते हैं जब एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं, जब यानी कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं तो ये गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। और जब ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में यानी कि जब ये जमीन पर मौजूद है तो ये अपनी रेडिमेंट्री लंग्स के थ्रू रिस्पायर करेंगे, जस्ट लाइक अस, बट वी डोंट हैव अ रेडिमेंट्री, ओके, वी जस्ट हैव अ लंग जो कि ऑल द टाइम यूज होती है। Next point we have is, true mollusks have most varied forms yet they share at least 3 common characteristics। यानी कि अंदर क्या मौजूद होती है, वेरिड फॉर्म्स होती हैं और इनके अंदर कुछ कुछ जो है करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी कि इनके अंदर कुछ मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्स होते हैं, लेकिन कुछ 3 चीजें हैं जो इनके अंदर सेम होती हैं। ठीक है, 3 कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इन सब में सेम होते हैं। अ हेड ऑफ फुट पोर्शन प्राइमरीली कंसर्न विद सेंसेशन, फीडिंग एंड लोकोमोशन। मतलब के अंदर क्या करते हैं, इनके पास जो हेड होता है उससे सेंसेशन करते हैं, यानी कि ये फील करते हैं, इनको कोई भी चीज टच हो रही है, जिस चीज से ये टच हो रहे हैं वो सब चीजों को फील करते हैं, पल्स ट्रांसमिट होती है। उसके अलावा फीडिंग यानी कि जो भी ये इनटेक करते हैं फूड का, लोकोमोशन यानी कि जो ये मूवमेंट करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो मॉलिक्स वगैरह के अंदर मौजूद होती हैं। और डॉर्सल वेस्टर्न मार्ज दैट इंक्लूड्स, मतलब कहने क्या, कुछ डॉर्सल जो कि क्या होता है, रूट से दूर होता है, प्रॉक्सिमल जो कि रूट से करीब होता है। अब जो डॉर्सल मतलब के जो दूर के बॉडी के मास होते हैं उनमें क्या क्या मौजूद होती है, कुछ मेजर ऑर्गन्स होती हैं लाइक मेंटल। अब मेंटल क्या होता है, मेंटल होता है एक डेलिकेट टिश्यू जो कि सराउंड करता है पूरी बॉडी को। सिंपली एक टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, लाइक वी नो हमारी बॉडी में पेरिकार्डियम होती है जो हार्ट को कवर कर रही है। उसके अलावा लंग्स को कवर करती है, मुख्तलिफ चीजें हमारी जो है मसल्स को चीजें कवर करती हैं। जस्ट लाइक दैट मेंटल जो होता है उनके बॉडी टिश्यूज को, डेलिकेट बॉडी टिश्यूज को कवर करता है। नेक्स्ट वी हैव इज, सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। यानी कि इनके अंदर जो सेक्सेस होते हैं मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, वाटर में होती है। आपको पता है जिस तरह फ्रॉग्स वगैरह होती हैं, ये लोग फर्टिलाइजेशन के लिए दे नीड सम मीडियम। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट इसके लिए इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम क्या होता है, वो वाटर होता है जो मीडियम का काम करता है। नेक्स्ट वी हैव इज, दे ऑल पास थ्रू
ट्राइकोफोर लार्वा स्टेज, यानी कि ट्राइकोफोर लार्वा स्टेज से ये सारे जो है पास करते हैं, ये इनके अंदर सारे मॉलिस्क के अंदर एक सिमिलैरिटी है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है अलग से। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। एनिमेलिया आपको पता है, तो किंगडम एनिमेलिया की ब्रांचेस में एक ब्रांच आर्थ्रोपोडा भी है। तो फाइलम किंग जो हमारे पास किंगडम एनिमेलिया है उसके बहुत सारी फाइलम्स निकलती हैं, उनमें से एक फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा है। ओके, देन आर्थ्रोपोड्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल जस्ट लाइक मॉलस्क, ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, लाइक वी कैन डिवाइडेड इन हाफ। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनके अंदर 3 लेयर्स मौजूद हैं। उसके अलावा ये क्या है, मैथमेटिकली सेगमेंटेड एनिमल्स हैं, इनके अंदर क्या है, सेगमेंटेशन मौजूद है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। वी नो हमारी बॉडी में भी जिस तरह हेड है, टॉरिक्स है, एब्डोमेन है। थॉरिक्स क्या है, थॉरिक्स और एब्डोमेन को आपको पता है क्या चीज सेपरेट करती है, डायफ्राम सेपरेट करता है। और हेड है, इनके अंदर ये तीनों चीजें मौजूद है। नेक्स्ट वी हैव अ सिलोमेट स्पेस इन आर्थ्रोपोड्स इज कॉल्ड हीमोसील बिकॉज इट्स ऑक्यूपाइड बाय ब्लड साइनसेस ऑफ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यानी कहने क्या है, सिलोमेट इनकी जो बॉडी कैविटी है वो क्या है, हीमोसील मौजूद है। हीमोसील है उस, और उसके अलावा जो है ये हीमोसील क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जो है बॉडी कैविटी किस चीज से ऑक्यूपाइड है, ब्लड साइनसेस मौजूद है। और ब्लड ब्लड साइनसेस हैं किसके अंदर मौजूद है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सेपरेटेड नहीं होता, वो एक ही साथ मिक्सड हो जाते हैं। तो ये जो है ये हीमोसील है, ये आपको पता चल गया, इनकी सिलोमेटिक स्पेस मौजूद है, इनके पास ब्लड साइनसेस मौजूद हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव इज रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स इन एक्वेटिक फॉर्म, बाय ट्रैकिया इन इंसेक्ट्स एंड बाय बुक लंग्स इन स्कॉर्पियन। तो आप जो है आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, एक तो हो गया हमारे पास इंसेक्ट्स हो गए, इसके अलावा स्कॉर्पियंस हो गए। अब इंसेक्ट्स के अंदर रिस्पायरेशन ट्रैकिया के थ्रू हो रही है, हमारे पास भी आपको पता है ट्रैकिया मौजूद है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर डायरेक्ट ट्रैकिया से ही रिस्पायरेशन हो रही है। हमारे पास जैसे ट्रैकिया, देन लंग्स, लंग्स के अंदर एल्विला है, उसके थ्रू होती है रिस्पायरेशन, राइट। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर डायरेक्ट ट्रैकिया से हो रही है। और अगर स्कॉर्पियन है तो उनके पास बुक लंग्स मौजूद है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है हमारे पास। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, हमारे पास किडनी है, इनके पास क्या है, वेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव दे हैव कंपाउंड आईज विद मोज़ेक विजन, यानी कि इनकी विजन थोड़ी ब्लर होती है। उसके अलावा इनकी आईज क्या होती है, कंपाउंड होती है। और सेक्सेस क्या होते हैं, सेक्सुअल सेपरेट होते हैं लाइक ह्यूमन। और मेटामॉर्फोसिस होती है जो कि कॉमन है इनके अंदर। अब जो है हम हार्ट के बारे में यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम। अच्छा, तो ये ऑर्टा है हमारे पास, ठीक है। ये जो है हमारे पास राइट एट्रियम आ गया, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों को सेपरेट कौन करता है, इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम। और दोनों एट्रियम को कौन सेपरेट करता है, इंटर एट्रियल सिस्टम। और ये आपने याद रखना है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कौन सेपरेट करता है, ट्राइकुस्पिड वाल्व, ठीक है। और जो लेफ्ट है उसको हम मिट्रल वाल्व या बाइकुस्पिड वाल्व दोनों सेपरेट करते हैं, ठीक है। दोनों इनका नेम है, हम कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये हो गया हमारे पास सुपीरियर वेना कावा, ये हो गया हमारे पास इंफीरियर वेना कावा। और जो है राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या होती है, वो एक आपको पता है आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक एक्सेप्शन है। और वो ब्लड किससे कैरी करती है, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और वो किसके अंदर खाली होता है, जो होता है पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड होता है वो होता है राइट एट्रियम में खाली। और जो होता है ये सुपीरियर वेना कावा हो गया, इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों हो गए राइट एट्रियम में खाली। उसके अलावा जो है पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन क्या करती है, जस्ट लाइक पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो किस में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर वो पूरी बॉडी में जो क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और उसके अलावा जो राइट वेंट्रिकल है हमारे पास, राइट वेंट्रिकल से क्या चीज ओपन होती है, ऑर्टा। ऑर्टा क्या होता है, वो जो है वो जो है पूरी बॉडी के अंदर अ, जाता है ब्लड। उसके अलावा सॉरी, इसके अंदर जो होता है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होती है। और जो होती है पल्मोनरी आर्टरी में आपने याद रखना है वॉल्स मौजूद होती है, पल्मोनरी वॉल्स जिन्हें कहते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा जो
हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है ओर्टा, ठीक है, और ओर्टा में कौन सी होती है, ओर्टा में सेमिलुनर वॉल्स मौजूद होती है। अब हम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये हमने देख लिया, ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है, फिर ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, और ये हो गया हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम के अंदर क्या मौजूद होता है, राइट एट्रियम क्या होता है, अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट है, ये अपर चैम्बर है, दोनों क्या है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम अपर चैम्बर ऑफ हार्ट है। और जो राइट एट्रियम होता है वो क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के जो है सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से इसके अंदर जमा होता है। ये आप पढ़ भी सकते हैं, द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी थ्रू द सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा एंड पंप इनटू राइट वेंट्रिकल। तो अब क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से ब्लड जमा हो गया, ठीक है। और जब ब्लड जमा हो गया तो फिर वो क्या होगा, वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। जब ब्लड इसके अंदर फिल हो जाएगा फिर वो राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब हम राइट वेंट्रिकल के बारे में बात करें, तो राइट वेंट्रिकल क्या है, ये भी ऑब्वियसली जब राइट एट्रियम के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो कि सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से आ रहा है, तो वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में दे रहा है, तो राइट वेंट्रिकल के पास भी क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, वो कहाँ से आता है हमें पता है, वो राइट एट्रियम से आता है, ठीक है। और फिर वो किस में जाता है, वो फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको पता है जो क्या जाती है, जो लंग में जाती है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होती है, वो कहाँ जाती है, वो पूरी बॉडी में जाती है। ऑर्टा जो था वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन देता था। उसके अलावा जो हमारे पास पल्मोनरी है, पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करेगी, वो जो है लंग्स को देगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट वी हैव इज द वॉल दिस सेपरेट। अच्छा, तो ये जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि वो वॉल जो कि सेपरेट करती है राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से, वो क्या कहलाती है, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहलाती है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, या पढ़ भी सकते हैं, द वॉल्व दिस सेपरेट दिस चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, ये राइट साइड पे मौजूद है, ठीक है। नाउ वी हैव पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, वो राइट वेंट्रिकल, या आप देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल में ओपन होती है। पल्मोनरी आर्टरी आर द पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब ही क्या है कि वो लंग में जा रही है, ठीक है। द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, आपको पता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि क्या है, वो एक एक्सेप्शन है। तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग की तरफ, जब वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है, ठीक है। और वो जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व, आपको समझ में आ गया कि वो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम की, ये रहा लेफ्ट एट्रियम हमारे हार्ट का। तो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ये लेफ्ट साइड में मौजूद है, लेकिन कहाँ, थोड़ा पोस्टीरियर पीछे की तरफ, क्योंकि हमें पता है हमारा हार्ट थोड़ा क्या है, थोड़ा टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट है, ठीक है। तो इट्स प्राइमरी रोल आर टू एक्ट एज एन होल्डिंग चैम्बर फॉर ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द। अब आपने ये देखा कि राइट एट्रियम में था ब्लड, फिर वो राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग में लेके गई, लंग ने उसको डीऑक्सीजनेट किया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू हार्ट में आया वापस, तो वो आया जो है वो किसके थ्रू आया, वो पल्मोनरी वेन, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आया लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड मौजूद होना चाहिए, जो लंग्स से आ रहा है, और लंग से कौन सा ब्लड आता है, लंग्स में आता है, लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग से जाता क्या है, लंग से जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो लेफ्ट एट्रियम है हम हमारे हार्ट का, उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। वो कहाँ से आ रहा है, वो पल्मोनरी वेन से आ रहा है। और क्या है, इस प्राइमरी रोल इज टू एक्ट एज अ होल्डिंग चैम्बर फॉर ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द लंग। ये क्या है, ये सिर्फ एक चैम्बर है, ये सिर्फ वो चैम्बर है जो कि खून को जमा कर रहा है, जो कि आ रहा है लंग से हार्ट में। अब जो क्या होगा, अब जो अब हम पल्मोनरी वेन के बारे में बात करते हैं, वैसे मैंने आपको बता दी, पर इसके अंदर मौजूद है, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। द पल्मोनरी वेन आर द वेन दैट ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। द पल्मोनरी वेन आर पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब अगर उसका नाम पल्मोनरी है तो ऑब्वियसली वो पल्मोनरी सर्कुलेशन का ही पार्ट होगी, राइट। तो अब पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, वो ब्लड को लेकर आ रही है लेफ्ट एट्रियम में, और वो ब्लड कौन सा होता है, वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो ऑक्सीजनेटेड क्यों है, क्योंकि वो लंग से आ रहा है, लंग पे जाता था ऑक्सीजनेट होने के लिए, फिर जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब जब वो वापस आ रहे तो क्या हो जाएगा, उसके पास ऑक्सीजन आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिमूव हो जाएगा। नाउ वी हैव इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट हार्ट चैम्बर, ये आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। द हार्ट चैम्बर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी।
अब ये देखिए, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके अंदर क्या हुआ, ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। देखिए याद रखेंगे, जो ब्लड अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में था तो राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, और लेफ्ट एट्रियम में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। तो अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो वो क्या करेगा, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, मसल मास मौजूद है, यानी कि मायोकार्डियम मौजूद है। ये आपके अभी सिलेबस में नहीं, आगे आप पढ़ेंगे इसके अंदर क्या मौजूद होता है, बहुत ज्यादा मसल मौजूद होता है, ताकि क्या कर सके, पंप कर सके, क्योंकि ये इसको इतना पावरफुल होना है ताकि ये पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो पंप कर सके आसानी से। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ हार्ट चैम्बर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। तो अब क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो इजीली पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर सके। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी ओपनिंग निकलती है, ओर्टा की ओपनिंग निकलती है, ये आप देख लें। ये जो ये ओर्टा की ओपनिंग निकल रही है, किससे निकल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है। और यही वजह है कि ओर्टा के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, द वॉल दैट सेपरेट दिस चैम्बर्स। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, सॉरी, बाइकुस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व। ठीक है, ये क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। जो बिटवीन एट्रियम और वेंट्रिकल होता है उसे हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। और अगर वो आपको एम्फेसाइज करके बोलें कि जी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान क्या मौजूद है, तो वो मिट्रल या बाइकुस्पिड होगा। अगर वो आपसे बोले कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान क्या मौजूद है, तो आप बोलेंगे वो क्या होगा, वो ट्राइकुस्पिड वॉल्व होगा। और अगर वो आपसे बोले कि बिटवीन वेंट्रिकल क्या मौजूद है, तो आप क्या बोलेंगे, वो इंट्रावेंट्रिकुलर वॉल्व। और बिटवीन एट्रियम तो आप क्या बोलेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर, सॉरी, एट्रियल वॉल्व। नेक्स्ट यू हैव इज, अब हम ऑर्टिक वॉल्व के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्टिक वॉल्व क्या होता है, द ऑर्टिक वॉल्व is the human in the human heart, the left ventricle and the aorta with each of the heart muscle contracts and oxygenated blood exists in the left ventricle through the aortic valve। अच्छा, तो मैं अब आपको समझा देती हूँ कि देखिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया। अब ये क्या है, ओर्टा। अब ओर्टा के अंदर मौजूद होती है वॉल्स। अब ओर्टा के अंदर जो वॉल्स होती है उनको बोलते हैं सेमिल्यूनार वॉल्स। ठीक है, तो ये जो वॉल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्टिक वॉल्व्स। ऑर्टिक वॉल्व भी बोल सकते हैं, ऑर्टिक सेमिल्यूनार वॉल्व्स भी बोल सकते हैं। ये वॉल्स जो होती हैं ये मौजूद होती हैं बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ओर्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन सेल मीडिएटेड। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये हार्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। तो डिफाइन सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो अब हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को। The third line of defense is based upon the specific WBCs known as lymphocytes। तो lymphocytes क्या होते हैं, WBCs की एक टाइप होती है। तो कब एक्टिव होती है, जब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो देयर आर टू टाइप्स, दैट इज टी सेल्स एंड बी सेल्स रिस्पेक्टिवली। हमें पता है दो तरह की लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट होता है और एक बी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, ऑल्दो बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली indistinguishable from each other yet they differ a lot biochemically function। मतलब इनका काम बेशक सेम होता है पर ये बायोकेमिकली मतलब कि ये थोड़ा अलग होते हैं। और वो कैसे होते हैं कि बी सेल जो होते हैं वो बोन मैरो में होते थे, जो थे बोन मैरो में जो है वो मिच्योर होते थे, और टी सेल्स किस में होते थे, थाइमस में मिच्योर होते थे। तो अब हम इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं। बी सेल मिच्योर इन बोन मैरो एंड देन आर रिलीज इनटू ब्लड सर्कुलेशन व्हाइल द टी सेल्स आर रिलीज्ड इन द इमेच्योर फॉर्म फ्रॉम द बोन मैरो। यानी कि जो बी सेल्स हैं वो मिच्योर होते हैं बोन मैरो में और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज हो जाते हैं। लेकिन जो टी सेल्स होते हैं वो किस में रिलीज होते हैं, वो इमेच्योर फॉर्म में रिलीज होते हैं, लेकिन वो भी किससे रिलीज होते हैं, बोन मैरो से ही रिलीज होते हैं। यानी कि ये बात हमें समझ में आई कि दोनों जो है बोन मैरो से ही रिलीज हो रहे हैं। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू थाइमस एंड बिकेम मिच्योर। और उसके बाद थाइमस, जो मैंने आपको बताया, थाइमस एक ग्लैंड होता है, वहां जाकर टी सेल जो होती है वो मिच्योर होती है, इसीलिए हम इनको टी सेल बोलते हैं। और बी सेल जो होती है वो बकायदा रिलीज ही इमेच्योर फॉर्म में होती है फ्रॉम बोन मैरो। नाउ वी हैव आफ्टर मेच्योरेशन दे आर रिलीज इनटू ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद क्या होता है, टी सेल भी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज हो जाती है जस्ट लाइक बी सेल्स। बस टी सेल जो थी वो इमेच्योर फॉर्म में रिलीज होती थी
और क्या कहते हैं, और वो जब इमेच्योर फॉर्म में बोन मैरो से रिलीज होती थी और उसके बाद फिर वो मेच्योर होती थी थाइमस के अंदर, और फिर जब वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिलीज आउट होती थी। आगे हम पढ़ते हैं, सिंस दे मैच्योर इन थाइमस दे आर टर्म्ड एज सी सेल्स, टी सेल्स, वही जो मैंने आपको बताया, क्योंकि टी सेल्स इसीलिए कहलाती है क्योंकि थाइमस में मैच्योर होती हैं, और बी सेल्स क्योंकि रिलीज ही बोन मैरो से होती है मैच्योर फॉर्म में, इसलिए हम इनको बी सेल बोलते हैं। यानी कि जिस पार्ट से ये रिलीज होती है मैच्योर फॉर्म में, हम उसका नाम देते हैं। और B cells were named as they were discovered in a glandular sac opening called bursa of fabricus into the cloaca of chicken सॉरी। तो ये जो है बी सेल जो है ये किसमें ये डिस्कवर इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है ग्लैंडुलर सैक जो होता है ओपनिंग मौजूद होती है चिकन के अंदर, और चिकन के अंदर एक पार्ट होता है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, और जो कि क्लोका चिकन में मौजूद होता है, उसके अंदर से इसको पाया गया था, इसलिए इसका नाम बी सेल रखा गया। The third line of defense or adaptive immune system provides us immunity in two different ways। यानी कि जो adaptive immune system होता है वो हमें दो तरीके से immunity फराहम करता है। एक होता है CMI यानी कि सेल्फ mediated immunity, दूसरा होता है एंटीबॉडी mediated या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ये जो CMI हमने पढ़ा, ये इसको कौन CMI मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन देता है? वो टी सेल देते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। और एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन सी होती है? वो बी सेल्स देते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि टी सेल थाइमस से और बी सेल बोन मैरो से जो होते थे मिच्योरेशन होती थी इनकी, टी सेल जो थी वो इमेच्योर फॉर्म में होती थी, फिर वो मिच्योर थाइमस में जाके होती थी, जबकि रिलीज वो बोन मैरो से ही होती थी, जिस तरह बी सेल होते थे। बस बी सेल जो होते थे वो डायरेक्टली बोन मैरो से मिच्योर फॉर्म में रिलीज होते थे। अब है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टी लिम्फोसाइट विच डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी। तो सीएमआई में क्या होता है कि जो इसके अंदर टी सेल जो होती हैं वो रिलीज आउट नहीं होती, और जो होती हैं इसके अंदर इस तरह होता है कि टी सेल्स तो रिलीज हो रही होती है, लेकिन क्या होता है एंटीबॉडीज रिलीज नहीं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स तो रिलीज हो रहे होते हैं पर एंटीबॉडीज रिलीज नहीं हो रही होती, सिंपल। और सीएमआई इसको पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये वायरस हो गए, पैरासाइट हो गए, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर छुप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं वो सेल के अंदर। वो सेल क्या कहते हैं? वो बॉडी जिसके ऊपर अटैक किया है वायरस ने या पैरासाइट में, तो ये क्या करता है उसके अंदर ही उसको टारगेट करता है। उसके अलावा विद इन द होस्ट सेल ट्यूमर सेल्स एंड फंगाई। तो मतलब ये होस्ट सेल हो गया, ट्यूमर हो गया, फंगाई होगी, ये उसके खिलाफ लड़ता है सीएमआई। और कैसे लड़ता है? टी लिम्फोसाइट्स उसके थ्रू लड़ता है। उसके बाद हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। तो अब ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, ये हमने क्या पढ़ा? ये कौन देता है? बी सेल्स देती है हमारी, बी लिम्फोसाइट सेल्स देती हैं। और ये कब होता है? डिस्प्लेस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट। ये दूसरे जो लिम्फोसाइट होते हैं उनके थ्रू दिया जाता है, जो कि क्या होती है? बी सेल्स होती है। इट वॉज वंस कॉल्ड ह्यूमोरल, क्योंकि जो एंटीबॉडी जो कि ईएमआई है उसको पहले ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो है बिकॉज एंटीबॉडी आर सिक्रेटेड इन द ब्लड स्ट्रीम और ह्यूमस, यानी कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर होता है, इसलिए जैसे हार्मोनल होता है उसकी वजह से जैसे वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होता है, हमें पता है हार्मोन जो होते हैं ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, तो उसी तरह ये भी जो होती है ब्लड के अंदर रिलीज होती है, इसलिए इनको ह्यूमोरल भी बोला जाता है हार्मोनल की वजह से। इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट सीएमआई एंड एंटीबॉडी mediated immunity, we will some structural biochemical and function detail about lymphocytes। अब हम lymphocytes के बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें जो है सीएमआई और एएमआई के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो lymphocytes क्या होते हैं? lymphocytes आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ WBC। आपको पता है WBC की बहुत सारी टाइप होती है। मेन टाइप है हमारे पास lymphocyte। lymphocyte की दो टाइप्स होती थी, एक बी सेल्स और टी सेल्स। अब हम बी सेल और टी सेल को और डीपली स्टडी करेंगे। बी सेल हमें पता चल गया कहाँ से रिलीज, टी सेल कहाँ से रिलीज होते थे, मेच्योर कहाँ कहाँ होते थे। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लिम्फोसाइट्स के बारे में। अब जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है WBC का, जो कि ओरिजिनेट होता है किसमें? लिम्फॉइड स्टेम सेल के अंदर। लिम्फॉइड स्टेम सेल के अंदर जो होता है वह ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये ओरिजिनेट होती हैं। उसके अलावा जो ये 20 to 40% जो है हमारे WBC में मौजूद होती हैं, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल प्ले करती हैं हमारे AIMI यानी कि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में। उसके अलावा ये जो है ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, ब्लड के टिश्यूज के अंदर पाई जाती हैं। लिम्फोसाइट हमने अभी पढ़ा कि टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं। अब हम टी सेल्स को और डीपली स्टडी करते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, जो हमने पढ़ा कि ये बोन मैरो में बनती हैं, फिर ये माइग्रेट होती हैं थाइमस में, और उसके बाद इनकी मेच्योरिटी होती है। वहीं थाइमस में मेच्योरिटी, इसलिए हमें टी सेल बोलते थे।
फॉर दिस रीजन दे आर नेम्ड एज टी सेल्स, यानी कि थाइमस, टी फॉर थाइमस। और नाइव टी सेल्स, यहाँ अगर नाइव टी सेल हम इनएक्टिव टी सेल को भी बोल सकते हैं। इन ऑर्डर टू बिकम एन अफेक्टेड टी सेल रिस्पेक्ट रिक्वायर्स इंटरेक्शन विद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इनको जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से इनका एक इंटरेक्शन होता है, उसके बाद जाके ये अफेक्टर का काम कर पाती है। दे रिक्वायर एसेंशियली थ्री सिग्नल्स, इनके पास तीन तरह के सिग्नल होते हैं, एक होता है टीसीआर, एक होता है पीसीआर, और हेल्पर सेल्स भी उसे होता है। उसके अलावा टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, टी मेमोरी सेल है, टी सप्रेसर, रेगुलेटरी सेल वगैरह, ये सारी जो है सेल है। अब हम इनकी टी सेल की सारी टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, हमें पता है कि टी सेल कहाँ बनी, बोन मैरो में गई। ये तो अच्छा ठीक है। तो ये जो टी सेल है इनके अंदर सीबीडी मार्कर्स होते हैं, को रिस्पेक्टर को रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम टीसी भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, दे आर प्रोग्राम टू किल द टारगेट सेल। टी सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल का काम ही क्या होता है कि इनका ये इस तरह प्रोग्राम हुए होते हैं कि ये टारगेट सेल को टारगेट करते हैं। और ये जो टारगेट सेल को टारगेट करने वाला काम होता है, इसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या होते हैं? एपोप्टोसिस दैट बियर स्पेसिफिक एंटीजन। अब ये जो एपोप्टोसिस होता है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीजन मौजूद होता है, ठीक है। तो फॉर दिस रीजन दे आर टर्म्ड एज साइटोटॉक्सिक सेल्स। अब ये जो इनका नाम, हमने यही पढ़ा कि इनके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल। देयर टारगेट्स आर वायरली इन्फेक्टेड सेल, बैक्टीरिया एंड ट्यूमर सेल्स। तो इनका टारगेट क्या क्या होता है, इनका काम होता है इन्फेक्टेड सेल हो गए जो कि इन्फेक्ट हो चुके हैं, उसके अलावा बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद ट्यूमर हो गया, ट्यूमर जो कि क्या है, जो कि एबनॉर्मल सेल्स, उनकी ग्रोथ हो रही है, तो इनको हम बोलेंगे, उनको कौन टारगेट करेगा, उनको टीसी सेल्स यानी कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स उनको टारगेट करेंगी। द डिटेल ऑफ देयर एक्टिविटी, एक्टिवेशन एंड रोल आर ऑलरेडी डिस्कस। हमने इनकी डिटेल के बारे में डिस्कस कर लिया है टी सेल्स के बारे में। उसके बाद टी हेल्पर सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो टी हेल्पर सेल्स क्या होती हैं, इनका नेम ही बता रहे कि क्या है, ये एक्टिवेट करते हैं एपीसीज को। एपीसीज को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि ये जो है इन्वॉल्व होते हैं, सिग्नल करते हैं। उसके अलावा ये रिलीज करते हैं किनको, बी सेल्स को। और इसके अलावा जो ये बी सेल को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, टी सेल को भी करते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करते हैं, और ताकि वो क्या कर सके, वो पैथोजन को कैरी कर सके। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल आर एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टी हेल्पर सेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं अब आपको ये पूरा रीड करके भी बता देती हूँ कि ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, सिंपली दे एक्टिवेट एपीसीज, और अदर देन दैट ये सिग्नल करते हैं रिलीज वेरियस साइटोटॉक्सिन्स। साइटोटॉक्सिन्स को रिलीज आउट करते हैं, अल्टीमेटली एक्टिवेट। और क्योंकि ये साइटोटॉक्सिन को एक्टिवेट करते हैं, तो ये बी सेल को, टी सेल को, मुख्तलिफ माइक्रोफेजेस को ये क्या करते हैं, बी और टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, माइक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय कर सके। उसके अलावा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एएमआई में, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में। और ये जो थायराइड और सेल्स होते हैं, और CD4 सेल्स टाइप होती है, को रिसेप्टर्स वगैरह होती है सेल के सरफेस पर, ये उनको भी एक्टिवेट करते हैं, मतलब उनको टारगेट करते हैं। उसके अलावा जो होते हैं, इनके ना मार्कर्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। हमें पता है कि जो है ये प्रोटीन से बने होते हैं, तो ऑब्वियसली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे नीड सम मार्कर्स टू टू अटैच ऑन द plasma membrane. Upon activation of T cell is further differentiate into the subtypes which release वेट अ मिनट मार्कस। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, सबटाइप्स मार्कस को रिलीज करते हैं। अपॉन एक्टिवेशन ऑफ टी सेल इट फर्दर डिफरेंशिएट टू सबटाइप्स व्हिच रिलीज डिफरेंट साइटोटॉक्सिन्स लाइक इंटरल्यूकिन, आईएनएफ, एक्सेट्रा फॉर एक्टिवेशन सिग्नल और अदर डब्ल्यूबीसी। तो ये एक सिंपल सी बात है, ये क्या करते हैं, जब ये मार्कर मैंने आपको बताया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मार्कर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मौजूद होता है, मार्कर्स मौजूद होते हैं। और जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये रिलीज कराते हैं कुछ चीजों को। उन चीजों में क्या क्या शामिल है, इंटरल्यूकिन हो गया, आईएनएफ हो गया, उसके अलावा मुख्तलिफ डब्ल्यूबीसीज वगैरह को ये एक्टिवेट कराते हैं। उसके बाद है टी सप्रेसर या रेगुलेटरी सेल्स। टी सप्रेसर और रेगुलेटरी सेल के बारे में बात करते हैं। तो टी सेल्स क्या होते हैं, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं ताकि ये सप्रेस कर सकें, जैसे कि
हमने पढ़ा जो हमारी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं, जो हेल्पर सेल्स होती हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये सप्रेस कराते हैं। सप्रेसर नेम ही ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका काम क्या है, सप्रेस करना बाकी सारे टी सेल्स को। उसके अलावा बी सेल को भी सप्रेस करता है, ताकि बी सेल को ये क्यों सप्रेस करता है, आफ्टर दे गेट rid of this स्पेसिफिक एंटीजन बेयरिंग पैथोजन, ताकि ये क्या कर सके, उसको रिमूव कर सके, उस पैथोजन को हटा सके, उसको सप्रेस कर, उसको रिमूव आउट कर सके, अदरवाइज दे मे हार्म देयर ओन नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी। अब आपको पता है कि जब कोई इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, तो अगरचे सप्रेसर सेल मौजूद ना हो, तो क्या होगा, वो फैलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो डेट्स वाई सप्रेसर सेल्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। उसके अलावा इसके अंदर दो कुछ किस्म की होती है, CD4 होता है, CD होता है, TCR सेल रिसेप्टर्स होते हैं इनके सरफेस। उसके बाद हम टी मेमोरी सेल के बारे में बात करते हैं। अब टी मेमोरी सेल मेमोरी बताया कि ये हमारी मेमोरी बनाता है, ताकि जब एक इन्फेक्शन दोबारा फिर हमारी बॉडी पर टारगेट करे तो हमारी बॉडी उससे इजीली लड़ पाए। तब हम इसको पढ़ते हैं, अ ग्रुप ऑफ टी सेल दैट आर एंटीजन when specific and capable of survive for years even after the elimination of infectious organism, यानी कि जब बॉडी सरवाइव कर सके और उसके बाद जब वो दोबारा भी अटैक करे वो इन्फेक्शन, तो बॉडी उससे आराम से लड़ सके। as soon as they are re-exposed to the same antigen bearing organism, जैसे मैंने आपको बताया कि जब बॉडी दोबारा उसके कांटेक्ट में आती है उस एंटीजन के, तो बॉडी आराम से उससे लड़ पाती है। why? because of T memory cells rapidly proliferate and become affected T cell। उसके बाद जैसे ही क्या होता है, वो पॉलिफरेट होता है, वो अंदर जाता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है, इफेक्टर टी सेल बन जाता है। इन दिस वे दे प्ले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द री इन्फेक्शन। इस तरह ये क्या होता है, दोबारा से इन्फेक्शन होने से रोक देता है। और ये हम कैसे डेवलप करा सकते हैं, इसका एक तरीका ये भी आप वैक्सीनेशन करके कर सकते हो। तो ये क्या करता है, मेमोरी बना देता है बॉडी के अंदर। जब वैक्सीन क्या होती है, वायरस होता है जो कि क्या होता है, इनएक्टिव होता है। बॉडी जब उससे लड़ती है, बॉडी उसको फेस करती है, तो बॉडी क्या हो जाती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है। फिर जब रियल वायरस एंटर होता है बॉडी से, तो बॉडी आराम से उससे लड़ पाती है। उसके बाद हम बी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। दीज आर फॉर्म्ड एंड मैच्योर इन बोन मैरो। हमने यही पढ़ा था कि बोन मैरो के अंदर बी सेल जो होती हैं, या बी सेल जो होती हैं डायरेक्टली मैच्योर फॉर्म में रिलीज आउट होती हैं फ्रॉम बोन मैरो। और उसके बाद जो है मोस्ट इनका एस्पेक्ट क्या होता है एंटीबॉडीज का, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती हैं बी सेल्स। और एज एन नेम सजेस्ट, क्योंकि बोन सेल से है इसलिए। उसके अलावा ये एक्टिवेट करती हैं अफेक्टर सेल्स को, कॉल्ड प्लाज्मा सेल। उसके बाद हमें क्या पता है, ये प्लाज्मा सेल जो मौजूद होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको ये एक्टिवेट करती है, ताकि वो क्या कर सके, टी डिपेंडेंट मैकेनिज्म या फिर टी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म को शुरुआत कर सके। यानी कि अब बी सेल वो सिस्टम चलाएगी जो टी के बगैर होगा, टी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होगा, या फिर टी डिपेंडेंट मैकेनिज्म को भी ये एक्टिवेट करती है बी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। डिस्क्राइब स्टमक एंड मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन ऑफ इट। यानी कि अब हमें क्या बताना है, स्टमक को डिस्क्राइब करना है, उसके अलावा जो उसकी मैकेनिकल, यानी कि जो वो अपने एनर्जी लगाकर जो वो चीज बना, जो वो तोड़ रहा है खाने को, उसको हम मैकेनिकल बोलेंगे। और जो चीजें, जो केमिकल वो रिलीज कर रहा है हमारा स्टमक, जिससे खाना जो है और बारीक पीसेस में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। अब हम इसको और डीपली स्टडी करते हैं। तो इट इज अ मस्कुलर डिस्टेंसिबल बैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक मसल मसल बैग है। क्या है, एक बैग है, ये मसल बैग है, मतलब कि इसका साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है। जब आप खाना खाते हो तो ये बड़ा हो जाएगा, नहीं खा रहे ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब कि और छोटा हो जाएगा। इन अपर एंड इज नोन एज कार्डिक एंड, जिसका ऊपर वाला एंड होता है कि जिससे ये जो हमारा स्टमक होता है वो ईसोफेगस से मिल रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक एंड। ठीक है। या जिसको आप उसके ऊपर क्या मौजूद होता है, कार्डिक स्फिंक्टर मौजूद होती है। कार्डिक स्फिंक्टर आप समझ लें, ये एक दरवाजा है जो कि ईसोफेगस को स्टमक के अंदर एंटर होने में वो कर रहा है, जो फूड एंटर हो रहा है ये उसके दरमियान मौजूद है कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है। इट्स लोअर एंड इज नोन एज पायलोरिक एंड, जैसे कि मैंने आपको इसका ऊपर वाले पार्ट का बताया, जो कि कार्डिक, जो कि सॉरी हार्ट, वो स्टमक का जो कार्डिक एंड है उसको इस्फिगस से मिला रहा है। उसी तरह एक पायलोरिक एंड भी होता है, वो स्टमक को ड्यूडेनम से मिलाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, पाइलोरिक एंड विच कनेक्ट्स द मग फ्रॉम द डिनम, जो बात मैंने आपको बताई, इट कंटेन्स पाइलोरिक स्फिंक्टर और पाइलोरिस। तो जैसे कार्डियक स्फिंक्टर में एक दरवाजा होता था जो कि
खाने को ईसोफेगस से स्टमक में लेकर आने आता था, वो ओपनिंग होती थी एक किस्म की। इसी तरह पाइलोरिक स्फिंक्टर भी मौजूद होता है जो खाने को वो स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर एंटर करवाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं, कंटेन म्यूकोसा अराउंड इट्स इंटरनल वॉल विच प्रिवेंट स्टमक फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस। आपको पता है स्टमक के अंदर कितने जो है एसिड रिलीज होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हमारे पास म्यूकस लेयर हमारे स्टमक के अंदर मौजूद नहीं होगी तो ऑब्वियसली बॉडी जो है उसको बचा नहीं पाएगी, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी स्टमक को, और स्टमक खुद स्टमक के बॉल जो है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो उस चीज से बचाने के लिए हमारा जो स्टमक के वॉल्स है वो क्या चीज रिलीज करते हैं, जो म्यूकोसा होता है वो रिलीज करता है म्यूकस को, जो कि बचाता है स्टमक के वॉल को। उसके बाद द वॉल ऑफ स्टमक कंसिस्ट ऑफ यूजुअल 4 लेयर्स आर प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द GIT ट्रैक्ट। अब जो स्टमक का वॉल होता है, ये हमारे स्टमक का वॉल है, इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर 4 चीजें मौजूद है, 4 लेयर्स मौजूद है। अब ये जो 4 लेयर्स मौजूद है, इनकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा जो मैंने आपको बताया जो म्यूकस रिलीज करता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है, ग्लैंड होता है ये किस्म का, ट्यूबुलर ग्लैंड, जो कि रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है, ताकि स्टमक को प्रोटेक्ट कर सके HCl से जो वो बना रहा है। अदरवाइज वो उसको खुद ही डाइजेस्ट कर लेगा। अंडर द म्यूकोसा लाइज सब म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा, ठीक है। फिर म्यूकोसा के अंदर क्या है, सब म्यूकोसा। फिर सब म्यूकोसा के अंदर क्या है, एक और एक थिक लेयर मौजूद है। और इसके अंदर जो है, अब हम बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसको इसी से पढ़ते हैं। द वॉल ऑफ स्टमक कंसिस्ट ऑफ यूजुअल 4 लेयर्स आर प्रेजेंट इन अदर पार्ट और GIT ट्रैक्ट। आपको पता चल गया 4 लेयर मौजूद है। इनर मुस्मिकोसा होती है जो मैंने आपको बताया, जो वो प्रोड्यूस करती है, ये क्या है, ट्यूबुलर ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस कर रही है म्यूकस को। उसके अलावा जो म्यूकोसा के अंदर क्या चीज मौजूद है, सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती है और नर्व्स वगैरह मौजूद होती है। आपको पता है कि स्टमक को भी तो ब्लड वेसल्स और नर्व्स की जरूरत होती है ना, ताकि वो उसको ब्लड सप्लाई कर सके और उसको इम्पल्स ट्रांसफर कर सके। नर्व्स नहीं होंगी तो इम्पल्स कैसे आएगी, और ब्लड वेसल नहीं होंगी तो स्टमक को ब्लड कैसे मिलेगा, वो उसको फंक्शन कैसे कर पाएगा अपने आप। इसलिए तो सब म्यूकोसा लाइज अंडर मस्कुलरिस एक्सटर्ना। अब जो सब म्यूकोसा होता है उसके अंदर भी एक चीज मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। और ये भी क्या होती है, ये भी एक थिक लेयर मौजूद होती है। इसके अंदर भी 3 लेयर्स स्मूथ मसल की मौजूद होती हैं, और जो कि हर वक्त विजिबल नहीं होती। ठीक है, सिंपल सी बात है। म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर सब म्यूकोसा किससे मिलके बना है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना से। उसके अलावा जो है 3 लेयर्स और होती है स्मूथ मसल्स में। इनर मोड जो होती है वो ऑब्लिक होती है, फिर जो होती है मिडिल सर्कुलर होती है, उसके बाद होती है ये सिस्क्यूलर, पता नहीं क्या लिखा है लेकिन इसकी स्पेलिंग है सर्कुलर। एक होती है ऑब्लिक, ठीक है, जो सबसे अंदर की तरफ होती है। उसके बाद मिडिल पर मौजूद क्या होती है, सर्कुलर। और उसके ये जो बिल्कुल बाहर की तरफ मौजूद होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। ठीक है, उसके अलावा जो है ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं। ग्लैंड एब्सेंट होते हैं एक्चुअली इस सब म्यूकोसा के अंदर, लेकिन जो म्यूकोसा होता था उसके अंदर मौजूद होती थी, क्योंकि वो खुद ही ग्लैंडुलर था, एक ट्यूबुलर ग्लैंड था जो कि म्यूकस को सिक्रीट करता था। उसके अलावा जो चौथी सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, इसको हम बोलते हैं सेरोसा। और ये क्या करती है, ये एक लिब्रिकेटिंग फ्लूइड बनाती है, जो कि लिब्रिकेटिंग फ्लूइड का मतलब ये है कि उसका काम क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, डेट्स ऑल। तो इसका काम जो है क्या है, जो है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है बिटवीन वॉल। जैसे आपको पता है हार्ट के अंदर जो है वो पेरिकार्डियम मौजूद होती है, जो कि उसके फ्रिक्शन को ड्यूरिंग पंपिंग रिड्यूस करती है। इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर सिंपली सब म्यूकोसा मौजूद है, जो स्टमक की लाइनिंग के अंदर, जो कि उसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब हम जो है 3 लेयर्स के बारे में स्टमक की बात करते हैं। एक तो होती थी म्यूकोसा, जो कि क्या करती थी, म्यूकस सिक्रीट करती थी, मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा जाइमोजिन सेल्स भी मौजूद होती हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, पेप्सिनोजेन। आपको पता है पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन की डाइजेशन कराना होता है। और जो होती है ज़ैलमोजिन, जो होती है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, जिसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं, वो रिलीज करती है। फिर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, HCl सिक्रीट करता है। और HCl को कौन सिक्रीट करता है, HCl को ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करती है। तो ये सिंपल सी बात है, देखें ये पेप्सिन है, ठीक है, ये पेप्सिन है। पेप्सिन कौन सिक्रीट कर रहा है, ज़ैमोजिन सेल सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, पेप्सिनोजेन, सॉरी, ठीक है, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन का, जो कि ज़ाइमोजिन सेल सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अब पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन कराएगा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है हमारा HCl। ठीक है, और HCl को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, HCl को प्रोड्यूस कर रहा है हमारी ऑक्जेंटिक सेल। और ज़ाइमोजिन सेल
किसको बना रही थी, पेप्सिनोजेन। ठीक है। इसके अलावा म्यूकस तो आपको पता है कि ये उसको HCl। अब ये जो HCl है, ये पेप्सिनोजेन है, ये सारी क्या है, ये ऐसी हार्मफुल चीजें हैं जो कि हमारी स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकती है। तो उनको बचाने के लिए जो हमारा म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं वो म्यूकस बनाती हैं। ओके। तो अब हम आगे मूव करते हैं। वेट। अच्छा, जो ये जो मैंने आपको बताया कि जो पेप्सिनोजेन है, HCl है, और जो उसके अलावा जो म्यूकस सिक्रीट होता है, ये सारी क्या कहलाती हैं, ये मिला के कहलाते हैं सारे गैस्ट्रिक जूसेस। उसके अलावा जो पेप्सिनोजेन है, ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में बाय HCl विच डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू शॉर्ट बाय पॉलीपेप्टाइड चेन। यही जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो पेप्सिनोजेन था वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता था विद द हेल्प ऑफ HCl। जो कि HCl कौन सिक्रीट करता था, HCl हमने देखा था कौन सिक्रीट कर रहा था, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट कर रहा था। और पेप्सिनोजेन कौन सिक्रीट कर रहा था, ज़ाइमोजेन सेल करता था। और फिर पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता था विद द हेल्प ऑफ HCl विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्जेंटिक सेल्स। और पेप्सिन का आपको पता है क्या काम है, प्रोटीन की डाइजेशन कराना, यानी कि प्रोटीन को शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करना। इट कैन स्टोर फूड फॉर 3 to 4 आवर्स, मतलब कि ये 3 से 4 घंटे तक फूड को स्टोर करके रख सकता है जो है स्टमक के अंदर। उसके अलावा आफ्टर डाइजेशन, यानी कि जब डाइजेशन मुकम्मल हो जाती है तो स्टमक जो बोला जो कि माउथ से स्टमक के अंदर एंटर होता है, फिर स्टमक के अंदर उसकी डाइजेशन होती है, और उसके बाद डाइजेशन के बाद वो एक बिल्कुल एक पेस्ट सॉर्ट ऑफ चीज बन जाता है जिसको हम बोलते हैं काइम। काइम में कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर, विच इज एंटर्ड इनटू द ड्यूडेनम। और उसके बाद जो काइम होता है वो ड्यूडेनम के अंदर एंटर होता है। जब आपसे पूछा जा सकता है विच थिंग इज फॉर्म्ड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, तो फिर आप उसका आंसर क्या देंगे, काइम। और जो स्टमक के अंदर चीज जाती है फ्रॉम माउथ, तो वो कहलाता है हमारे पास बोलस। यानी कि बोलस जो होता है वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है स्टमक के अंदर डाइजेशन के बाद। और उसके बाद वो जो काइम होता है वो स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर चला जाता है। एज सून एज द फूड एंटर्स द स्टमक, बोथ मैकेनिकल एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, यानी कि जब फूड जो होता है वो स्टमक के अंदर एंटर हो जाता है तो उसकी दोनों तरह की सिक्रीशंस होती हैं, यानी कि उसकी मैकेनिकली भी जो है वो डाइजेशन करता है, उसके अलावा गैस्ट्रिक एसिड की भी सिक्रीशन होती है। अब जो प्रोसेस होता है मैकेनिकल डाइजेशन का और केमिकल डाइजेशन का, वो कब शुरू हो जाता है, जब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने खाना रखा है और अभी आपने खाना खाया भी नहीं है, तो वो जो आपके ना सलाइवरी सिक्रीशन होगी उसी से आपकी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मुंह में पानी जब आते जब आप खाना देखते हैं तो दैट्स व्हाट वी कॉल के डाइजेशन स्टार्ट हो गई है। प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, इन केमिकल डाइजेशन स्टार्ट एंटिसिपेटिंग, यानी कि स्मेल टेस्ट साइड बाय वेगस नर्व टू द ब्रेन और दिस टेंशन ऑफ स्टमक ड्यू टू एक्चुअली फूड इनपुट स्पेशली प्रोटीन इन स्टमक। यानी कि जो प्रोटीन स्टमक के अंदर मौजूद होता है उसकी मदद से ये जो हमारे उसकी जो है वो डाइजेशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है जब फूड हमारे पेट में जाता है। उसके अलावा जो गैस्ट्रिक हार्मोन होता है, गैस्ट्रिक हार्मोन इज रिलीज इनटू द ब्लड। तो गैस्ट्रिक हार्मोन जो होता है वो ब्लड के अंदर रिलीज होता है जब फूड जो होता है स्पेशली जो प्रोटीन स्टमक के अंदर आता है। और जो है स्टमक की डिस्टेंशन होती है, यानी कि स्टमक का अपना साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता है। द वेगस नर्व रिप्रेजेंट द मेन कंपोनेंट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो वेगस नर्व होती है, देखिए पैरासिम्पैथेटिक वो होती है जो रेस्ट और डाइजेस्ट के टाइम डाइजेशन में यूज होती है। तो वेगस नर्व जो होती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कन्वर्ट कंट्रोल करती है, सॉरी। उसके अलावा सिंपैथेटिक वो होती है जो पैरासिम्पैथेटिक होती थी रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली, उसके अलावा सिंपैथाइट। और जो सिंपैथेटिक होती थी वो जो है वो फाइट और फ्लाइट के टाइम होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम था वो हमारे रेस्ट और डाइजेस्ट को कंट्रोल करता था, और सिंपैथेटिक जो था वो फाइट और फ्लाइट को कंट्रोल करता था। तो जब फूड एंटर होता है बॉडी के अंदर तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो कि कौन सा होता है, हमारा वेगस नर्वस सिस्टम होता है। वेगस नर्व्स होती हैं वो स्टिमुलेट करती हैं। अब ये जो द स्टिमुलेशन सिग्नल्स आर रिलीज बॉडीली फंक्शन इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, मतलब ये जो है डाइजेशन करानी स्टार्ट करता है। और जैसे ही फूड जो होता है एंटर होता है
गैस्ट्रिन रिलीज होता है और फिर वो जो है ब्लड के अंदर जाता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो रिलीज कर सके गैस्ट्रिक जूसेस को हमारे स्टमक के अंदर। यानी कि ये सिस्टम है कि गैस्ट्रिन रिलीज होता है फर्स्ट, गैस्ट्रिन ही बाकी जो है गैस्ट्रिक सिस्टम्स को, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या कर सके, गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज कर सके। मीन्स कि गैस्ट्रिक जूसेस को स्टिमुलेशन की जरूरत होती है जो कि कौन देता है, गैस्ट्रिन देता है। और ताकि वो क्या कर सके, अपनी जूसेस को सिक्रीट कर सके किसके अंदर, स्टमक के ल्यूमेन के अंदर। जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं ये ऑलरेडी क्या करा रहे होते हैं, ये डाइजेशन कराते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स कराते हैं, हार्ट रेट का इंक्रीज कराते हैं, उसके अलावा HCl को और पेप्सिनोजेन को सिक्रीट कराते हैं। अब ये जो HCl होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो हमारे स्टमक प्रोड्यूस कर रहा है, स्टमक की कौन सी सेल, स्टमक की ऑक्जेंटिक सेल जो हमने पढ़ी थी वो सिक्रीट करती है। ये क्या करता है, फूड को सॉफ्टन करता है और जो इसका मेन पार्ट क्या है, ये जर्म्स को किल करता है। आपको पता है एसिड क्या होता है, एसिड जर्म्स को किल करने के लिए यूज होता है जो कि ये रिलीज करता है। और क्या करता है, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो मैंने आपको बताया था वो HCl का ही काम होता है, ताकि पेप्सिन क्या कर सके, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करा सके। द पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टोन चेन पॉलीपेप्टाइड्स। जो मैंने आपको यही बात जो पहले भी कई बार बता दी है कि HCl ही जो होता है वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है ताकि पेप्सिन क्या कर सके, प्रोटीन की डाइजेशन करा सके। उसके अलावा HCl का काम क्या है, जर्म्स को किल करना भी है और फूड को क्या करता है, फूड को सप्रेस करना भी है। द स्टमक itself इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ HCl, यानी कि स्टमक को अब HCl से कौन बचाएगा, तो उसकी एक थिक लेयर कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस लाइनिंग। अब ये म्यूकस लाइनिंग होती है जो स्टमक के वॉल्स को HCl से बचा के रखती है। द pH of mucus layer is raised up 7 due to release of bicarbonate ion, while the pH towards the lumen of stomach remains around 15 to 2.5। यानी कि स्टमक के अंदर तो pH बहुत कम होता है, ऑब्वियसली एसिडिटी एसिड होता है और एसिड का pH आपको पता है कम होता है। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग जो है एसिड है, लेकिन जो म्यूकस लेयर होती है उसका 7 होता है जो कि क्या है, न्यूट्रल है, ताकि वो स्टमक के वॉल्स को बचा सके। और न्यूट्रल किसका होता है, सॉल्ट का, यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस का। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस होती हैं ये स्टमक को, वो एसिड जो होता है स्टमक के अंदर, स्टमक के वॉल्स को उसको उससे बचा के रखती है। Therefore, the affecting digestive juices pH towards the lumen of the stomach remains around. Okay, so therefore the factor affecting the gastric juices pH towards the lumen. Okay, secretion are neuronal, mechanical, hormonal. In infants, another proteolytic enzyme renin और कीमोसिन, यानी कि जो रेनिन होता है ये ब्लड वो सॉरी मिल्क की डाइजेशन कराता है बच्चों में। इस सिक्रीशन आर न्यूरोनल, मैकेनिकल एंड हार्मोनल, मतलब कि ये न्यूरोनल भी हो सकता है, ये मैकेनिकली भी रिलीज आउट हो सकता है, हार्मोनल भी होता है। ये रेनिन जो है ये डबल एन वाला है, ओके, ये याद रखना है आपने। रिलीज होता है। उसके अलावा ये क्या करता है, सॉल्युबल जो मिल्क प्रोटीन होता है, यानी कि सीसिनोजेन को किस में कन्वर्ट करता है, सीसिन में, यानी कि सॉल्युबल को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। और फिर ताकि उसको क्या कर सके, उसको प्रोटीन डाइजेस्ट, ताकि पेप्सिन जो है उसकी डाइजेशन करा सके। यानी कि ये मैं अब आपको इस तरह समझा देती हूँ। ये आप देख रहे हैं कि इस सीसिनोजेन है, ठीक है। अब जो रेनिन होता है वो सीसिनोजेन जो कि इनसॉल्युबल है उसको किस में कन्वर्ट करता है, सीसिन में, ठीक है, सीसिन में कन्वर्ट करता है ताकि उसकी कौन डाइजेशन करा सके, उसकी पेप्सिन डाइजेशन करा सके। ओके, तो प्रोटीन हो गया। अब प्रोटीन आपको पता है प्रोटीन की डाइजेशन तो कौन कराता है, पेप्सिन कराता है। तो रेनिन का एक सिंपल सा पर्पस है सीसिनोजेन को सीसिन में कन्वर्ट कराना, यानी कि सॉल्युबल को इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट कराना, सॉरी इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कन्वर्ट कराना। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन इस स्टमक के बारे में। अभी तो हमने केमिकल डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, बस 3 चीजें थी। उसके अलावा एक और चीज भी थी जो सिर्फ इन्फेंट्स में होती है, बाकी एडल्ट्स में नहीं होती है। अब हम मैकेनिकल डाइजेशन की बात करते हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक में इस तरह होती है कि जो प्रोसेस होता है मैकेनिकल डाइजेशन का स्टमक में, कि स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे स्टमक की लाइनिंग में, जो हमने पढ़े 3 लेयर्स होती हैं। जो इनर मोस्ट होती है वो ऑब्लिकली होती है, उसके बाद जो मिडिल होती है वो सर्कुलर होती है, और जो बिल्कुल बाहर की तरफ मौजूद होती है वो कौन सी होती है,
होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये जो होती है ये स्टमक की लाइनिंग्स होती हैं। अब ये जो होती है क्या कराती हैं, ये मैकेनिकल डाइजेशन कराती है, यानी कि बड़े फूड पार्टिकल को छोटे फूड पार्टिकल्स में तोड़ती है। और द कॉन्ट्रैक्टिंग इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है ये मूवमेंट होती है जो स्टमक के अंदर, ये हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर होती है, जो कि फूड को आगे मूव कराती है, उसको और चर्न कराती है, यानी कि उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करती है, ताकि उसकी इजीली इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। और जब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होएगा तो इजीली एंजाइम जो है उस पर एक्ट कर पाएंगे। तो द कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ड्यू टू दीज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चर्निंग द फूड इन स्टमक। अब ये क्या करेगा, फूड को और बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और उसके बाद क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस जो है वो उससे मिलाएगा। गैस्ट्रिक जूस को जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है उसका काम ही होता है कि बड़े फूड पार्टिकल को छोटे फूड पार्टिकल में तोड़ना, ताकि वो छोटे फूड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी तो एंजाइम उस पर एक्ट कर सकेंगे, वो एंजाइम उस पर एक्ट करेंगे, फिर गैस्ट्रिक जूसेस उस पर एक्ट करेंगे और स्टमक, ताकि और फिर जब वो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तो फूड क्या होगा, स्टमक से ड्यूडेनम जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका अंदर मूव हो जाएगा। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या पार्ट्स थे, ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम। ओके, उसके बाद लार्ज के हमारे पार्ट कौन से होते हैं, सीसम अपेंडिक्स, सीकम, अकोलॉन और रेक्टम। अकोलॉन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे। द फूड आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन बिकम पेस्ट लाइक काइम, यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि फूड जो था पहले बोलस के फॉर्म में था, फिर स्टमक में डाइजेशन के बाद वो काइम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर वो बिट बाय बिट, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम के अंदर जाता रहता है। अब ये जो प्रोसेस होता है मैकेनिकल डाइजेशन का, जिससे वो टूटता है छोटे पार्टिकल में और फिर स्मॉलर पार्टिकल में, और उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ये किसके थ्रू होता है, ये मैकेनिकल डाइजेशन में होता है। अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि फूड जो है वो मैंने आपको पूरी चीज एक्सप्लेन कर दी है कि फूड किस तरह स्टमक से ड्यूडेनम में जाता है, और जब वो स्टमक से उसकी डाइजेशन होती है तो वो किस तरह बोलस से काइम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टमक में दोनों तरह की डाइजेशन होती है, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही होती जो जिसमें तीन तरह के जो हमारे लेयर्स हैं, पहले ऑब्लिक होता है, फिर सर्कुलर होता है, फिर लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये सारे जो होते हैं स्मूथ मसल्स ये अपना रोल प्ले करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन में, और उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि गैस्ट्रिक जूसेस जो है उस पर एक्ट कर सके। उसके अलावा गैस्ट्रिक जूसेस क्या क्या थे, उनका क्या क्या फंक्शन होता था, ये आपको याद रखना है। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट कराता था, और कौन सी चीज होती थी जो HCl से जो स्टमक के वॉल्स से उनसे उनको प्रोटेक्ट करती थी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, डिस्क्राइब करेक्टर कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ स्टार्च, सेलुलोज एंड काइटिन। ओके, तो अब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। देयर आर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये देख लें, आपको ये इसका फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। ये किसका फॉर्मूला है, ये है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला। कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्मूला है जिसके अंदर CN होता है, H2N होता है, ON होता है, और वॉट H2N है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल C6 है ग्लूकोज, तो 2N होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, H12O6, C6H12O6। तो ये किसका होगा, हमारा ग्लूकोज है जो कि कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, उसका फॉर्मूला हो गया। अब देयर आर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स कंटेन, ये हमने पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आ गया कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन आ गया, और ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन आ गया हमारे पास। वन, और इसका रेशियो क्या होता है, 1:2 रेशियो, 1:2:1, ये देख लें, 1:2:1। उसके बाद मीनिंग क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, कार्बो मतलब कार्बन, और हाइड्रेट्स यानी कि हाइड्रेटेड कार्बन। अब ये क्या होता है, वाटर होता है जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, कार्बन मौजूद होता है। देयर अमाउंट इज प्रोटोप्लाज्म 1% होता है, ठीक है, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है सिर्फ कितने परसेंट मौजूद होता है, सिर्फ 1% मौजूद होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो ये हमने पढ़ लिया, दे आर स्वीट एंड तेज देयरफॉर आर कॉल्ड शुगर,
सैकुरम और सैकुराइड्स। तो ये जो होते हैं मीठे होते हैं टेस्ट में, इसलिए हम इनको शुगर भी बोलते हैं, सैकुरम भी बोलते हैं, सैकुराइड्स वगैरह भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेमिंग, दे आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, यानी कि कीटोन्स को हम, और दूसरा नाम क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है। तो ये जो है आईयूपीएसी नेमिंग के थ्रू हम इनको ये दो नेम्स भी बोलते हैं, एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। उसके अलावा अब हम इनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो फंक्शन इनका ये है कि फर्स्ट हम इन्हें डिलीट कर देते, ठीक है। तो फंक्शंस इनके क्या है, फंक्शन है देयर आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है ये क्या होती है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, फौरन से बॉडी को एनर्जी फराहम करती है। तो जब कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीजनेशन होती है, हम सांस लेते हैं लंग के थ्रू, हमें हमारे सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, और सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन आ रही है तो वो किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन होगा, वाटर में होगा, और एटीपी बनेगी। एटीपी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, जिस जो कि मेन रीजन है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, रिस्पायरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन गया और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एक्सेल आउट हो गया, और जो एनर्जी है उसको हमने यूज किया फॉर डाइजेशन पर्पसेस। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट इनटू स्टार्च। अब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें ग्लूकोज, अब प्लांट के अंदर हम क्योंकि स्टडी कर रहे हैं पहले, तो हम, मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज जो है ये देखें, जैसे ये फूड आया आपके पास, ग्लूकोज बना, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज बना ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टार्च के अंदर। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि फूड जो है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड जो होता है वो होता है स्टार्च। और जो ग्लूकोज बच जाता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है स्टार्च के अंदर। और जब और जब फूड सॉरी और जब जो है एनर्जी की जरूरत होती है प्लांट को, तो वो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फिर ग्लूकोज के साथ क्या बनती है, एनर्जी, जिस एनर्जी को वो यूज करता है। तो ये हो गई इसकी पूरी साइंस हो गई। तो कॉम्प्लेक्स टू स्टोर कार्बोहाइड्रेट अगेन कन्वर्ट बैक टू ग्लूकोज व्हेन रिक्वायर्ड। यही बात जो मैंने आपको बताई कि जब एक्स्ट्रा फूड बचता है प्लांट के पास तो वो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और फिर जब फूड की जरूरत पड़ती है, जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो स्टार्च को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और क्या बनती है, एनर्जी, जिसको वो यूटिलाइज करता है फॉर रिस्पायरेशन पर्पसेस। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च फॉर्म द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है। और ह्यूमंस में इसका उल्टा है, क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है, सॉरी ग्लूकागॉन बनता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन। उसके बाद हम पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जो है ह्यूमन में क्या होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन। अब हम पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करते हैं। पॉलीसेकेराइड, पहले मैं आपको मोनोसेकेराइड के बारे में बता देती हूँ। मोनोसेकेराइड क्या होता है, सिंगल यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो और जब मोनोसेकेराइड की कंडेंसेशन हो जाती है तो क्या बन जाता है, पॉलीसेकेराइड बन जाता है। और जब पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है वो फिर से। ये देख लीजिए मोनोसेकेराइड है। उसके बाद ये क्या है, ये हो गए हमारे पास पॉलीसेकेराइड। अब ये जो मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन हो रहा है। उसके बाद जो पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है हाइड्रोलिसिस के जरिए, ठीक है। अब देयर आर हाई मॉलिक्यूलर वेट आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 100 to 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। यानी कि क्या होता है, जब मोनोसेकेराइड की कंडेंसेशन होती है, कितने मोनोसेकेराइड की, 100 to 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट्स की, तो फिर वो कन्वर्ट होता था पॉलीसेकेराइड में। और फिर जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो दोबारा से पॉलीसेकेराइड की, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है सिंपली। तो अब हम स्टार्च के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्च इज मेड अप ऑफ अमाइलोस। स्टार्च किससे मिलके बनता है, स्टार्च मिलके बनता है अमाइलोस से।
अच्छा, तो जो स्टार्च होता है ये किससे मिलके बना है? ये अमाइलोज से मिलके बना है। और अमाइलोज क्या होती है? एक स्ट्रेट या लीनियर चेन होती है, किसकी? ग्लूकोज की। ये हमारे पास आ गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की जो स्ट्रेट चेन होती है उसको हम बोलते हैं अमाइलोज। अब अमाइलोज क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है वाटर में। और इसके अंदर अमाइलोपेक्टिन भी होती है। अमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं? अगरचे हम इसको ब्रांच कर दें और ब्रांचिंग कर लें तो फिर ये क्या बन जाएगा? अमाइलोपेक्टिन। ठीक है। और ये ब्रांच चेन हो गई। अमाइलोपेक्टिन किसकी ब्रांच चेन हो गई? ग्लूकोज की ब्रांच चेन हो गई। और ये भी क्या है? इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। अमाइलोपेक्टिन जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, और अमाइलोज जो है वो सॉल्युबल है वाटर के अंदर। अब हम आगे मूव करते हैं, तो इट गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन। अब जो अमाइलोज होता है या अमाइलोपेक्टिन होते हैं, ये किसकी ब्रांचेस हैं? स्टार्च की। अब ये जो होती हैं ये क्या करती हैं? आयोडीन को ब्लू कलर देती हैं। इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स फाउंड इन सीरियल्स में, लिज्यूम्स में, ट्यूबर में, पोटैटोज में, राइस, वेजिटेबल, ग्लैंडुलर फॉर्म वगैरह में मौजूद होती हैं। ये क्या करती हैं? स्टोरेज फॉर्म होती है। जो मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज होता है, जब एक्सेस ग्लूकोज बचता है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर। और स्टार्च क्या है? स्टार्च है स्टोरेज, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अब ये जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब प्लांट को दोबारा से एनर्जी की जरूरत होती है और ग्लूकोज खत्म हो जाता है, तो स्टार्च क्या होता है? वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है। उसके अलावा ह्यूमंस में भी आपको पता है वो ग्लाइकोजन होता था। ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? ये ओके। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? जब एक्सेस ग्लूकोज बचता है, जिस तरह प्लांट में भी एक्सेस ग्लूकोज बचता था तो स्टार्च में कन्वर्ट होता था, अब जो एक्सेस ग्लूकोज बचेगा वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन में। ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोजन होता है किसकी मदद से ग्लाइकोजन ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ ग्लू वो सॉरी इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन। ओके। और जब जरूरत पड़ती है बॉडी को कि वो कन्वर्ट वो ग्लूकोज की, या फिर कमी हो जाती है ग्लूकोज की, तो बॉडी क्या करती है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागोन। तो ये कुछ सिस्टम है किसका? इंसुलिन का। इंसुलिन तब रिलीज होता है जब एक्सेस ग्लूकोज होता है, और जब ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाता है तो फिर ग्लूकागोन रिलीज होता है। तो ये इसका सिंपली काम क्या है? ग्लूकोज को ग्लूकागॉन बनाना, इंसुलिन को ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन में बनाना। और ग्लूकागॉन का काम क्या है? सिंपली ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अब हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं, तो ये क्या है? एक स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का, फाउंड इन एनिमल्स। ये इसको क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च। उसको स्टार्च को क्या बोलते थे? वो तो था ही प्लांट स्टार्च, तो इसको हम एनिमल स्टार्च का भी नाम देते हैं ग्लाइकोजन का। क्योंकि क्या है? ये स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का, किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। इट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू स्टार्च। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? बिल्कुल स्टार्च जैसा ही होता है। बस ये फर्क होता है कि स्टार्च प्लांट्स के अंदर होता है और ग्लाइकोजन के अंदर मौजूद होता है वो एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। मतलब ये क्या देता है? रेड कलर देता है आयोडीन में। मतलब कि ग्लाइकोजन को जब आप आयोडीन के अंदर डालते हो तो वो क्या कलर देता है? रेड कलर। लेकिन जब आप स्टार्च कुछ जो है उसके अंदर डालते हैं आयोडीन के अंदर, तो वो ब्लू कलर देता है। तो इट इज फाउंड इन मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर, हमारे बैक्टीरिया फंगाई वगैरह के अंदर भी मौजूद होता है। उसके अलावा जो है ग्लूकोज, मैंने आपको क्या बताया था? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है जब एक्सेस ग्लूकोज होता है, किसकी मदद से? इंसुलिन की मदद से। और इस चीज को बोलते क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। और फिर जब ग्लाइकोजेन यानी कि जो स्टोर्ड फॉर्म है, अब ग्लूकोज की जरूरत है बॉडी को, तो वो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और ये किसकी मदद से होता है? ये किसकी मदद से होता था? ये होता था ग्लूकागोन की मदद से। मतलब कि अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा? ग्लूकोजेनेसिस। और फिर जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता तो क्या कहलाता था? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। उसके बाद हम सेल्यूलोज की बात करते हैं। अब ये सेल्यूलोज भी किसके अंदर मौजूद होता है? ये मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होता है इट इज अबंडेंट। इट इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। मतलब कि सेल्यूलोज जो है सबसे ज्यादा जो है नेचर के अंदर पाया जाता है, ये वो कार्बोहाइड्रेट है। इट इज मेड अप ऑफ अमाइलोज ओनली। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अमाइलोज से ही मिलके बना है। वैसे तो स्टार्च भी बना होता था, लेकिन स्टार्च होता था वो पूरी तरह से अमाइलोज से नहीं बना होता था, उसके अंदर अमाइलोपेक्टिन भी शामिल होता था। लेकिन सेल्यूलोज इस
ओनली एंड ओनली मेड अप ऑफ अमाइलोज। उसके बाद इस हाईली insoluble इन वाटर, मतलब कि ये वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। ये इजीली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है और इट इज नॉट डाइजेस्ट फॉर ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता सेल्यूलोज, लेकिन हाँ लाइक जो हर्बीवोर्स होते हैं लाइक बकरे वगैरह, गोट्स में, उनके अंदर अपेंडिक्स के अंदर ये डाइजेस्ट हो जाता है। उनके अंदर वो एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि सेल्यूलोज की क्या कराता है, डाइजेशन कराता है। लेकिन ह्यूमन के अंदर क्योंकि कोई ऐसा एंजाइम मौजूद नहीं होता कि जो सेल्यूलोज को कन्वर्ट कर सके, हमारी बॉडी में उसकी डाइजेशन करा सके, तो इसलिए ये बॉडी के अंदर जैसे एंटर होते हैं उसी तरह रिमूव आउट हो जाता है इन ह्यूमन। इट गिव्स नो कलर टू आयोडीन, मतलब कि आयोडीन को कोई कलर नहीं देता, जैसे कि ग्लाइकोजन जो था वो रेड कलर देता था, स्टार्च जो था वो ब्लू कलर देता था, लेकिन सेल्यूलोज कोई कलर नहीं देता, इट्स गिव नो कलर टू आयोडीन। उसके अलावा जो अमाइलोज चेन होती थी वो स्पाइरली कॉइल्ड होती थी और कंडेंस टू फॉर्म ट्यूब्स व्हिच फॉर्म्स सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। अब ये क्या है, ये अमाइलोज होता है, वो कॉइल हो जाता है, उसकी चेन बन जाती है, वो स्पाइरली करके एक कॉइल होके कंडेंस फॉर्म बना लेता है। और ये कहाँ मौजूद होता है, प्लांट की सेल वॉल पे मौजूद होता है। ये प्लांट की सेल वॉल पर मौजूद होता है और ये जो है क्या करता है, प्लांट की एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जो कि प्लांट को हेल्प करता है ताकि वो सनलाइट को ट्रैप कर सके। उसके अलावा अब हम काइटिन की बात करते हैं। काइटिन क्या है, हेट्रोपोलीसेकेराइड है, मतलब कि ये पॉलीसेकेराइड बहुत हद तक नहीं भी और है। उसके अलावा क्या है, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमाइड। ग्लाइकोसेमाइड का जो है ये क्या है, एक लॉन्ग चेन है, ठीक है। उसके अलावा it is similar to cellulose and modified polysaccharide have increased hydrogen bonding to give more strength। मतलब इसके अंदर क्या है, जो सेल्यूलोज है वो एक पॉलीसेकेराइड है और ये अपनी जो बॉन्डिंग है उसकी इंक्रीज करने के लिए हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है। अब हाइड्रोजन के साथ जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। जब इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, ये प्लांट की बॉडी को इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है। अनमोडिफाइड फॉर्म जो होता है काइटिन का वो क्या होता है, फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी काइटिन मौजूद होता है। आर्थ्रोपोड्स क्या है, इंसेक्ट्स हैं। उसके अलावा विच इज क्वाइट टफ एंड प्लायबल, मतलब कि ये बहुत टफ होता है जो कि इंसेक्ट की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और ये काइटिन से ही बना होता है। और कौन सी इंसेक्ट्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा अनमोडिफाइड फॉर्म जो होता है वो काइटिन का क्या होता है, फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। वो हाँ ये तो कर लिया। उसके अलावा जो है मॉडिफाइड फॉर्म, अब ये जो अनमॉडिफाइड फॉर्म जो था किसके अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर मौजूद होता था। उसके अलावा जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो मौजूद होता है एक्सोस्केलेटन में, और वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CO3 किसके अंदर मौजूद होता है, मॉलिस्क के अंदर, उनकी शेल के अंदर और उसकी क्रुस्टेश के अंदर। मतलब ये जो स्नेल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जो शेल मौजूद होती है, ये जो शेल होती है ये मिलके बनी होती है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स। और ये किससे मिलके बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जजाकल्ला, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे।